तो क्या यूक्रेन का साथ देकर रूस से दुश्मनी मोल ले ले भारत? सीधा सा सवाल समझिएगा बहुत ध्यान से। क्या यूक्रेन का साथ देकर रूस से दुश्मनी मोल ले ले भारत? वो रूस जिसने मुश्किल से मुश्किल वक्त में हमेशा भारत का साथ दिया, भारत का साथ कभी नहीं छोड़ा। जो महायुद्ध हो रहा है ना, वर्ल्ड वॉर, ये वर्ल्ड ऑर्डर बदल रही है, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध में क्या भारत को, ध्यान से सुनिएगा, रूस के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, यूक्रेन के साथ खड़ा होना चाहिए? आप चाहे ना चाहे, अमेरिका दरअसल यही चाहता है। अमेरिका दबाव बना रहा है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ी खबर है। अमेरिका लगातार दबाव बना रहा है कि यूक्रेन की जंग के लिए भारत रूस से दुश्मनी मोल ले ले, भारत यूक्रेन के साथ खड़ा हो जाए और भारत जो है वो रूस से दुश्मनी कर ले। भारत अब तक तटस्थ है। अमेरिका चाहता है कि जिस यूक्रेन की वो सीधी मदद नहीं कर रहा है ना, ज़ेलेंस्की को उसके हाल पर छोड़ दिया जिस अमेरिका ने, उसके लिए भारत सीधे तौर पर रूस से दुश्मनी मोल ले ले। ऑल वेदर फ्रंट डिप्लोमेसी में कहा जाता है रूस हमारा है, भारत तटस्थ है, किसी के साथ नहीं है, विश्व शांति के साथ है। जानते हैं अमेरिका ने वो बयान दिया जिसको लेकर भारत का एतराज। अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाने के लिए कह दिया कि जब चीन एलएसी पर घुसपैठ करेगा तो रूस दौड़ा नहीं चलाएगा, तो रूस नहीं आएगा। मतलब रूस चीन एक साथ है, ये अमेरिका दावा कर रहा है, और जब चीन घुसपैठ करेगा भारत में तो रूस नहीं आएगा, यानी कि रूस कुछ नहीं करेगा। हमारा सवाल ये है ना कि अमेरिका ने क्या किया था जब गलवान हुआ था, जब चीन ने घुसपैठ करी थी, तब अमेरिका ने क्या किया था? जिसमें मतलब ये बार बार सवाल उठ रहा है कि सवाल अमेरिका से कि जब चीन ने गलवान में दादागिरी दिखाने की कोशिश की थी, तब अमेरिका ने क्या किया था? वही अमेरिका जिसने कहा था कि वो यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी नहीं देगा। ये कल ही स्टेटमेंट आ गया है। ये वही अमेरिका है जिसने नाटो के साथ मिलकर ज़ेलेंस्की को उसके हाल पर छोड़ दिया। लेकिन उम्मीद यह लगा रहा है कि भारत यूक्रेन के लिए रूस से दुश्मनी मोल ले ले। ये बहुत बड़ी खबर है। भारत की जो तटस्थ कूटनीति है उसको लेकर पूरी दुनिया चाहती। अच्छा, ये तस्वीर बहुत जरूरी है देखना। यह इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर, रूस के विदेश मंत्री से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात। और यह तस्वीर कूटनीति, मतलब जिस तरह से कहा जा रहा है कि भारत की कूटनीति, भारत की जो कूटनीति है वो कमाल की है कि रूस के विदेश मंत्री भारत में, चीन के विदेश मंत्री भारत में अभी होकर गए हैं, इसके अलावा ब्रिटेन के विदेश मंत्री भारत में, इसके अलावा अमेरिका के डिप्टी एनएसए भारत में। पूरी दुनिया, मतलब हम लोग कह रहे हैं कि पूरी दुनिया की कूटनीति का केंद्र इस वक्त नरेंद्र, पूरी दुनिया की कूटनीति का केंद्र इस वक्त नरेंद्र। ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। वर्ल्ड लीडर, वर्ल्ड ऑर्डर बदल गया और पूरी दुनिया की निगाहें। और यही नहीं, रूस के जो विदेश मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि भारत मध्यस्थता करे। रूस को भारत से उम्मीद है, अमेरिका चाह रहा है कि भारत हमारी साइड आ जाए, यूक्रेन चाह रहा है वो हमारी साइड आ जाए। लेकिन रूस और यूक्रेन मतलब की दोस्ती, जिस दोस्ती का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, यूक्रेन मामले में अमेरिकी दबाव में भारत नहीं आया, ये रूस के विदेश मंत्री ने कहा है। यूक्रेन रूस युद्ध में भारत का पक्ष बेहद संतुलित है, जो बार बार कहने की तटस्थ है। भारत का रुख वो पूरी तरह से तटस्थ है, लेकिन अमेरिका चाहता है कि तटस्थ रुख छोड़ दे भारत और यूक्रेन के साथ खड़ा हो जाए और रूस से दुश्मनी मोल ले ले। लेकिन रूस के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि भाई भारत का रुख सबसे तटस्थ है, संतुलित है और भारत को मध्यस्थता की भूमिका में आना चाहिए। अब रूस ने कब कब साथ दिया, एक बार जल्दी से मैं बता दूं। मेरे साथ जनरल सिन्हा आ चुके हैं, विशंबर दयाल जी आ चुके हैं, कर्नल राठौर मेरे साथ हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मेरे साथ विवेक काटजू भी हैं, वो भी एक बहुत बड़ा पैनल है इस चीज को समझने के लिए। अच्छा, एक चीज पहले मैं आपको बता देता हूं, रूस ने कब कब साथ दिया है। जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं महायुद्ध, जिसमें हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, रूस वर्सेस यूक्रेन, भारत बीच में खड़ा है, तटस्थ है। लेकिन भारत को ना रूस के साथ ना यूक्रेन के साथ, भारत विश्व शांति के साथ। लेकिन यह दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। रूस ने कब कब साथ दिया? 1961 में गोवा मुक्ति के वक्त मदद करी रूस ने, 1957 में भारत पाक संबंधों पर मदद करी, 1971 की जंग में भारत की मदद। अच्छा, एक मिनट थोड़ी सी जगह लूंगा। ये देखिए आप, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। रूस ने कब कब साथ दिया? 1961 में गोवा मुक्ति के वक्त मदद करी, रूस ने मदद करी। 1957 में भारत पाक संबंधों पर मदद करी, 57 में। 1971 की लड़ाई में, 1971 की जंग में भारत की मदद करी थी। अमेरिका ने तो जंगी जहाज भेज दिया था, शायद परमाणु पनडुब्बी रूस ने भेजी थी। 1999 के कारगिल युद्ध के वक्त भी रूस ने हमारी मदद करी। ऑल वेदर फ्रेंड कहा जाता है डिप्लोमेसी में। तो क्या रूस से दुश्मनी मोल ले ले भारत? यूक्रेन के साथ खड़ा होकर किसी के साथ नहीं खड़ा है, संतुलित है, जिसका जिक्र जो है अभी रूस के विदेश मंत्री की तरफ से भी किया गया। सबसे पहले मैं जनरल विशंबर दयाल मेरे साथ हैं, लंबे वक्त से रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर देश को आगाह कर रहे हैं, हर डिप्लोमेसी के लिहाज से, रणनीति के लिहाज से
क्षेत्र के लिहाज से। जनरल दयाल, सीधा सा सवाल है मेरा, क्या करे भारत? भारत क्या यूक्रेन से दोस्ती और यूक्रेन के साथ खड़ा होकर रूस से दुश्मनी ले ले? अमेरिका ये चाहता है। जनरल दयाल, देखिए अमन, थोड़ा सा सोचो, अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका खुद क्या कर रहा है? क्या अमेरिका शांति की तरफ जा रहा है? क्या अमेरिका ने कोई पहल की शांति के लिए? अमेरिका ने जो सैंक्शंस लगाए उससे रशिया लड़ाई में और जोश में आया। अमेरिका ने जो हथियार भेजे और जो मदद की उससे यूक्रेन मदद और जोश में, लड़ाई को बढ़ा रहा है। भारत लड़ाई बढ़ाने वालों में से नहीं है, आपने बिल्कुल ठीक बोला। भारत एक शांति का दूत है, ये गांधी का मुल्क है, ये शांति चाहता है विश्व में और ये अपनी स्टैंडिंग पर ठीक खड़ा है और भारत पहल करे, शांति लाए। भारत, बहुत कंट्रीज है जो भारत के साथ जाना चाहती हैं। दूसरी बात, भारत, जैसे आपने बताया, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैंने 1999 में मॉस्को के अंदर खुद देखा है, जब सौरव कालिया के हमारे जब वो फोटोज आए, जैसे उनके हाल किया, रशिया के अंदर आम लोगों के अंदर जब उनके टीवी पे चला, उनकी फौज में हर किसी में इतना गुस्सा था, आप लोग सोच ही नहीं सकते। मैंने खुद देखा है, वो लोग ये कह रहे थे ऐसा बारबरिक एक्ट हमने 14वीं 15वीं 17वीं के बाद नहीं देखा। भारत को एक लेसन सिखाना चाहिए पाकिस्तान को। रशिया हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है, रशिया कंट्री हमारी फ्रेंड है, पीपल टू पीपल फ्रेंडशिप है, इंटेलेक्चुअल फ्रेंडशिप है, इंडस्ट्रियल फ्रेंडशिप है। हम रशिया को क्यों छोड़ दें जब रशिया ने आज तक हमारा साथ निभाया? दूसरा, जो अमेरिका है उसने अपने स्वार्थ के साथ, जब भी उसका स्वार्थ हुआ, भारत के पक्ष में बोल दिया। अब उसको हथियार बेचने थे, भारत के पक्ष में आ गया। अब उसको अपनी टेक्नोलॉजी बेचनी थी, भारत के आ गया। अब उसको चाइना के खिलाफ किसी देश की आवश्यकता थी तो भारत याद आ गया, वरना भारत कभी भी याद नहीं आया। और मेरा मानना यह है कि भारत को अपना यह मजबूत स्टैंड बना के रखना चाहिए। भारत को एक पीस की पहल करनी चाहिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर बहुत इस मामले में टॉल है। हमारा देश बहुत बड़ा है, हमारे देश के अंदर एक पार्लियामेंट है जो कि आज स्ट्रांगली गवर्नड है, तो हमें पहल करनी चाहिए पीस की। और कुछ लोग घबरा रहे हैं कि अगर पीस नहीं हुई तो भारत की छवि को नहीं, फियर ऑफ फेलियर से मत चलिए, सक्सेस के उससे चलिए कि आज हम मध्यस्थता कर सकते हैं। हमें सिर्फ यूक्रेन से कुछ यूक्रेन से टेबल पर लाएं, कुछ रशिया से टेबल पे लाएं, और मैं समझता हूं दोनों मुल्क मान जाएंगे। और आज दुनिया को पीस चाहिए, जंग नहीं चाहिए। और कोविड के बाद दुनिया सफर कर रही है, अमेरिका को सोचना चाहिए। और हमारी जमीन पर उसने इतनी गलत स्टेटमेंट दी उनके डिप्टी एनएसए ने, मैं समझता हूं उनको कहीं ना कहीं सीखना चाहिए। इस मुल्क के बुनियाद से आप पैदा हुए और यहां हमें कह रहे हो कि वो ये नहीं करेगा, वो नहीं कर, हमें किसी की मदद नहीं। ये मेरे साथी फौजी भी बताएंगे, हमें एलसी पर किसी की मदद नहीं चाहिए। हम चाइना को अपने दम पर गाथा आने वाले समय में चीन कभी नहीं भूलेगा। गलवान में चीन के सैनिकों की हड्डियां तोड़ दी भारत के सैनिकों ने, वो हड्डी तोड़ पराक्रम हमने दिखाया था। कर्नल संतोष बाबू की शहादत हम नहीं भूले हैं। तो भारत को मदद की जरूरत नहीं, पूरी दुनिया को भारत की मदद की जरूरत है, ये क्लियर है। लेकिन विवेक काटजू, आप बेहतर तरीके से समझा सकते हैं सर, जो डिप्टी एनएसए का स्टेटमेंट है कि चीन घुसपैठ करेगा तो रूस बचाने नहीं आएगा या रूस कुछ नहीं करेगा, यह स्टेटमेंट डिप्लोमेसी के लिहाज से एस जयशंकर विदेश मंत्री ने भी इसको क्रिटिसाइज किया। खुद अमेरिका क्या कर रहा है जेलेंस्की के साथ? जेलेंस्की को उसके हाल पर छोड़ दिया और कह रहा है कि भारत जेलेंस्की के साथ खड़ा हो। सर, और दलीप सिंह की स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत थी, इमेच्योर थी, और उसका हमें खंडन करना चाहिए। और अमेरिकियों को कहना चाहिए कि इस तरह की स्टेटमेंट्स आपके किसी भी ऑफिशियल से आए, कर्मचारी से आए, ये हमको बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, मंजूर नहीं। और आप कृपा करके ऐसे लोगों को हमारे पास ना भेजा, पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि हर देश अपना स्वार्थ तो हित देख, कोई भी देश भावनाओं के आधार पे अपनी नीतियां नहीं बनाता है। और हमारे जो साथी हैं, सैनिक साथी हैं, बहुत अनुभवी हैं, ये तो जानते हैं कि नीतियां जब बनती हैं तो वो हितों और स्वार्थों के आधार पे बनती हैं, भावनाओं के आधार पे नहीं। हमारे इस वक्त हित यही है कि जो अभी नीति हमने अपनाई है उस पर चले। हमने क्या कहा? आज भी हमने कहा कि देखिए ये मामलों का हल, जयशंकर ने कहा आज भी ये कि इन मामलों का हल कूटनीति से, बातचीत से हो। यानी लैवरोव के सामने उन्होंने साफ इशारा कर दिया कि आपने जो आक्रमण किया है यूक्रेन पे, ये गलत, इस तरह मामले नहीं सुलझाए जाते। अच्छा, दूसरी चीज, ये लैवरोव ने कहा, ये तो लफाजी है, लैवरोव ने कहा कि आप इसमें मध्यस्थता,
ये यूक्रेन ही की बात नहीं है। इस वक्त दो खेमे हैं। इस वक्त एक तरफ रूस है, उसके पीछे चीन है, दूसरी तरफ नेटो है। आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। तलवारें, फौजें इस वक्त बिल्कुल निकल आई हैं। दोनों देश, दोनों गुट मैक्सिमम पोजीशन पर हैं। वर्ल्ड ऑर्डर की बात हो रही है। इस वक्त क्या हमें इस भीड़ के छत्ते में अपना हाथ डालना चाहिए? मेरे मन में यही सवाल आता है कि मध्यस्थता तो आप तब कीजिए जैसे कि कोरिया के युद्ध में हुआ था, जब जवाहरलाल जी ने किया था। वो ये था, दोनों खेमे आपके पास आए, उन्होंने कहा आप करिए, आप ही हैं जो कर सकते हैं। आज के दिन अगर ये हो कि बाइडेन साहब अपना दूत भेजें और नेटो की तरफ से वो आए और रूस की तरफ से कोई लैवरोव आके कहें, दोनों मिलके यहाँ पे कहें कि आप बीच बचाव करिए, तो ठीक। हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कश्मीर के मामले में कोई भी मध्यस्थता हमें स्वीकार नहीं है। हम कहते हैं, बहुत लोग आके कहते हैं कि अगर आप चाहें तो हम आपसे बात कर लें, पाकिस्तानियों से बात कर लें। हम साफ उसको नकारते हैं। तो जो हम नीति नकारते हैं, क्या आज हम उस दलदल में अपने आप को खुद ढकेलें मध्यस्थता के? जब मामले जटिल हो जाते हैं बहुत, तब उसमें फूक फूक के कदम लिया जाता है। कूटनीति की और राजनयिक की यही मांग। और आज के दिन अभी तक जो हमने स्टैंड लिया है वो बिल्कुल सही है। वो ना रूस के साथ है, हम ना यूक्रेन के साथ है, ना नेटो के साथ है, ना रूस के साथ है। हम भारत के हित में काम कर रहे हैं। तो भारत का हित जो हमें डिक्टेट करता है, उस रास्ते पर हम चल रहे हैं और ये बिल्कुल ठीक है। तो मैं सरकार का ये आज की जो नीति है इस युद्ध के मामले में, बिल्कुल मैं उससे सहमत हूं। एक आखिरी चीज मैं कहूं, बिल्कुल सर, हमारे रुख में परिवर्तन आया है। परिवर्तन क्या है कि पहले हम रूस के सामरिक हितों की बात करते थे। जिस दिन से रूस ने आक्रमण किया, हमने वो बात करनी छोड़ दी। आप यूएन में जो सिक्योरिटी काउंसिल में हमारी जो स्टेटमेंट्स हैं उसका विश्लेषण करके देख लें। हाँ, क्या हमने नहीं किया जो हमें नहीं करना चाहिए? हमने खुल के रूस का खंडन नहीं किया जो पश्चिम के देश चाहते हैं हम करें। दूसरा, हमने अपने हितों को देखा है। सैंक्शन उन्होंने जो लगाए हैं वो लगाए हैं, लेकिन जहां गुंजाइश है हम उस पे आगे, हम उस रूस से सहयोग कर रहे हैं। आज भी हमने रूस से कहा कि आप S-400 की हमें जरूरत है, आप कब दे पाएंगे हम? तो इन मामलों में जोश से नहीं, होश से काम लेते हैं और अभी तक हम बिल्कुल ठीक नीति अपना रहे हैं। और सर, मैं बार बार ये तस्वीरें स्क्रीन पर इसलिए हैं, ये तस्वीरें जो है बहुत जरूरी है। रूस के विदेश मंत्री की प्रधानमंत्री से मुलाकात, ये मुलाकात तकरीबन 50 मिनट 1 घंटे के आसपास ये मुलाकात चल रही है। ये मुलाकात वर्ल्ड वॉर के लिहाज से बेहद जरूरी है। लावरोव रूसी विदेश मंत्री जो ये कह रहे हैं कि, और सोचिए, भारत जो है वो तटस्थ है, इसलिए अमेरिका को कष्ट है। और उस अमेरिका को जिसने ज़ेलेंस्की को उसके हाल पर छोड़ दिया, नाटो ने क्या किया, अमेरिका ने क्या किया? मैं जनरल सिन्हा, के सिन्हा, मैं आपके पास आ रहा हूं। जनरल सिन्हा, क्या वही सवाल मेरा है, भारत तटस्थ है इसलिए अमेरिका को कष्ट है? सवाल बार बार जहन में आता है कि इससे बड़ी हिपोक्रेसी क्या होगी अमेरिका की? खुद का किया ज़ेलेंस्की के साथ, क्या किया? ज़ेलेंस्की को चने के झाड़ पर चढ़ा दिया, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन उनको उकसाते रहे, अब छोड़ दिया मरने के लिए। मतलब जो भी कुछ हो रहा है छोड़ दिया ना। खुद क्या किया? नाटो ने क्या किया? अमेरिका ने क्या किया जो वो भारत से उम्मीद लगा रहा है कि आप रूस से दुश्मनी ले ले, यूक्रेन के साथ खड़े हो जाए? जनरल सिन्हा, देखिए अमन जी, जो भारत की स्टैंडिंग है, जिसको स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की बात करती है भारत, और उस पर अमल कर रहा है। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के बारे में एक बहुत बड़ा विस्तृत ये है, एब्सोल्युटली चल रहा है पूरी दुनिया। इसलिए आज देखिए ग्रेविटेट कर रही है इंडिया के ऊपर में। और आने वाले समय में जब हम एक पोलैरिटी के तरफ जा रहे हैं, एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में इंडिया का एक पोलैरिटी है, पूरी दुनिया इसी स्ट्रैटेजी को आएगी। मैं आपको ये समझाता हूँ। हम तटस्थ जो कह रहे हैं कि एब्सोल्युटली हम मुंह दर्शक पर, ऐसा नहीं है। भारत जो सच्चाई है उसके साथ खड़ा है और यूएन के पटल में क्लियर कट रखा है। उसने कहा है कि किसी भी देश की सिक्योरिटी कंसर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो सिक्योरिटी कंसर्न किसकी है? नाटो का विस्तार यदि करते हैं ईस्टवर्ड, तो उसके ऊपर में है कि यदि सिक्योरिटी कंसर्न है रशिया का, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, वो कहते हैं किसी देश का, दूसरे सेम सांस में ये बोलते हैं, किसी भी देश की सॉवरेनिटी
और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको किस तरह से सॉल्व किया जाए? इसको सॉल्व किया जाए बाय ए कंस्ट्रक्टिव डिप्लोमेसी। तो इसको समझने की चीज है। यह कहना कि तटस्थ है, हम चुप मुंह दर से बने हैं, ऐसा नहीं है। 3 रेजोल्यूशंस आए, 2 आए अमेरिका की तरफ से और उसमें भारत अब्स्ट्रेन किया। तीसरा जो आया और उसमें 26 देश थे, तीसरा जो आया वो रशिया की तरफ से आया और उस रशिया की तरफ में भी हम स्ट्रेंड हुए। चाइना ने रशिया को ज्वाइन किया और हमारे को रशिया ने कहा यह देख करेक्ट पोजीशन है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जियोस्ट्रैटेजिक, ये जो चीजें होती हैं, जो इसकी समझ है, जो काजू साहब भी समझा रहे थे, मेरे भाई हमारे दोस्त भी समझा रहे थे और आगे वाले भी समझाएंगे। भारत की हित कोई सेल्फिश हित नहीं है, ये पूरे, और ये एक सेल्फिशनेस होगा यही हम कहें कि केवल हम अपने हित को साध रहे हैं। कभी भारत अपने हित को नहीं साधा है, भारत पूरे विश्व के हित को साधा है। और इसीलिए आज देखिए ग्रेविटेट, ये नहीं कि केवल वहां से पैन अमेरिकन लोग आ रहे हैं या एंग्लो सैंक्शंस कंट्रीज हमारे पास आ रही हैं या यूरोप के लोग आ रहे हैं। चीन के विदेश मंत्री, रूस के विदेश मंत्री, दूसरी बात, अमेरिका डिप्टी एनएसए जी, ये जो आप डिप्टी एनएसए साहब ने, ये डिप्टी एनएसए के मुंह से निकल गया, बातें हो गई, सोच के आए, ये बताए। देखिए 2+2 डायलॉग के लिए है और हम जो सर्गेई लाव्रोव साहब हैं जिनकी तुलना हेनरी किसिंजर से होती है, वन ऑफ द बेस्ट डिप्लोमेट ऑफ 21st सेंचुरी हैं जो हमारे देश में अभी आए हुए रशिया के, इनको माना जाता है। आज 21 सेंचुरी में कोई पैरेलल नहीं है। जब वो आए हैं उस समय जो बातें हो रही हैं, जो चीजें बताई गई, हमारे प्रधानमंत्री से मिलना, हाथ मिलाना, यह दिखाता है इंडिया की स्ट्रेटेजिक। लेकिन यही तस्वीरें तो चुभ रही है ना सर अमेरिका को। मैं बार-बार हाथ मिला के ये लग रहा है कि भारत रूस के साथ, ये नहीं, भारत डिप्टी एमएस की बात करूं, मैं जरा इससे आगे जाऊं। देखिए जो बाइडेन साहब ने एक बात कह दी थी और उसके बाद एक आया था अमेरिका से क्लैरिफिकेशन। उन्होंने कहा कि इंडिया इज फॉर्मलिंग, वर्ड इज फॉर्मलिंग, दूसरे सब अलाइंड हो चुके हैं। फिर उसमें नेक्स्ट डे उसका आया कि नहीं, इंडिया हिस्टोरिकली एंड ज्योग्राफिकली बिकॉज रशिया के साथ रहा है तो कोई नहीं, इंडिया का पोजीशंस करेक्ट है। तो इंडिया की पोजीशंस को मैं ये मानता हूं पूरा विश्व सराहेगा, ये लड़ाइयां खत्म हो जाएंगी। डिप्लोमेसी में इंडिया प्रेशर में क्यों आएगा भाई? यही प्रेशर S-400 के समय भी था कर्नल सिवाच, अगर मैं गलत नहीं हूं। यही प्रेशर था कि S-400 मत लीजिए आप रूस से, ये अमेरिका का प्रेशर था। फिर अब अमेरिका का प्रेशर कि आप यूक्रेन के साथ खड़े हो जाइए, रूस से दुश्मनी ले लीजिए। इंडिया की डिप्लोमेसी स्टैंड अलोन होगी ना, इंडिया तय करेगा ना। बिल्कुल, देखो अमन, इसमें कोई शक नहीं कि भारत वो करेगा जो भारत के हित में है। जैसे आपने बोला S-400, अगर आप हिस्ट्री के पीछे जाएं तो ये सबसे बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है वर्ल्ड का और बहुत वो भी रूस, हाँ वो भी रूस से देखो मैं बताने की कोशिश कर, अमन सुने कि ये एयर डिफेंस सिस्टम वर्ल्ड का बेस्ट है और अमेरिका ने बहुत प्रेशर डाला, काटसा, काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट, कि आपके ऊपर सैंक्शन लगेंगे, आप इसको मत लें। मगर भारत ने फिर भी S-400 खरीदा क्योंकि हमको अपना हित चाहिए। एयर डिफेंस सिस्टम सबसे अच्छा है और देखो अमेरिका की हिम्मत नहीं हुई कि वो हमारे ऊपर एक प्रकार सैंक्शन लगाए। टर्की ने खरीदा, उसके ऊपर सैंक्शन लगाई, उसको F-35 नहीं दिए। चीन ने खरीदा, चीन के ऊपर सैंक्शन लगाए। सैंक्शन की धमकी तो ये वाली धमकी है कि चीन घुसपैठ कर लेगा तो रूस नहीं आएगा। अब ये वाली धमकी है। हाँ, ये जो धमकी ये भी बिल्कुल गलत है। देखो सच्चाई है, जब अप्रैल 2020 के अंदर चीन ने घुसपैठ की लद्दाख के अंदर, वहां मैं चीफ ऑफ स्टाफ रह चुका तो मैं बता सकता हूं कि वहां पर हमने अपनी लड़ाई आप लड़ी, मगर जब हमें हथियार चाहिए थे, हमें मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट चाहिए, तो हमारे साथ कौन खड़ा था? रूस खड़ा हुआ था। रूस ने दिया हमारे को MiG-29, रूस ने दिया हमें स्पेयर पार्ट और उसने दिया। मैं मानता हूं कि एक चीज में हमारा अमेरिका ने भी हेल्प की, हमारे को इंटेलिजेंस दिया, मगर सच्चाई ये है रूस हमारा टाइम टेस्टेड प्लेयर है। वो 1971 में भारत ना अमेरिका से दुश्मनी ले रहा है ना रूस से ले रहा है। बिल्कुल, देखो अभी जो हमने स्ट्रेटेजिक बैलेंस के चक्कर में अमेरिका से दुश्मनी बिल्कुल अमन, जो हमने स्ट्रेटेजिक बैलेंस अभी मेंटेन किया है वो काबिले तारीफ है, तभी तो सभी लोग हमारे पास आ रहे हैं। तो जो हमने एब्सटेन किया है वो इसका मतलब ये नहीं है कि हम डिसाइड नहीं कर पाए, हम हैं शांति की तरफ, हम नहीं चाहते ये लड़ाई बढ़े। देखो अभी मैं ये तभी तो रूस के विदेश मंत्री भी कर्नल राठौर, इसलिए तो रूस के विदेश मंत्री भी कह रहे हैं कि भारत मध्यस्थता करे, भारत आए, मतलब पूरी कूटनीति का एक ही केंद्र है नरेंद्र, या कह लीजिए वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है,
और भारत से पूरी दुनिया को उम्मीद है। चीन के विदेश मंत्री, रूस के विदेश मंत्री, ब्रिटेन के विदेश मंत्री, अमेरिका के डिप्टी एनएसए सब भारत आ रहे हैं। कर्नल राठौर। देखिए अमन, मैं थोड़ा वक्त लूंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में राष्ट्रहित सर्वोपरि होता है। यस। अमेरिका की प्रॉब्लम जो अभी दिखाई दे रही है, क्योंकि अमेरिका रूस के खिलाफ सैंक्शंस में लीड कर रहा है 30 नेटो देशों को, तो वो उसको पर्सनली लेता है। और वही चीज़ जो डिप्टी एनएसए दलीप सिंह यहाँ आए थे, उन्होंने ये सारे सैंक्शंस खुद शुरुआत की है, उन्होंने भी इसे पर्सनली लिया। जैसे काटजू साहब ने कहा कि दलीप सिंह एक बहुत जूनियर पदाधिकारी थे, उनके मुंह से ये ब्लंट बात बहुत ही अनडिप्लोमेटिक लगी, दोनों ने पर्सनली लिया। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं दलीप सिंह से या अमेरिका से कि जब उन्होंने नेटो में कहा कि यूरोप रशियन गैस और तेल के ऊपर डिपेंडेंसी कम करे, तो क्या जवाब मिला कि हम 2023 तक आधी कर पाएंगे और जरूरत पड़ी तो हम रूबल में भी लेंगे। क्या वो मना कर सके? तो फिर हमसे ये अपेक्षा क्यों करते हैं कि हम रूपी रूबल ट्रेड में न जाएं? और उसके साथ जो इन्होंने एक हिंट दिया कि अगर कल को एलएसी पे चीन कुछ करता है और रूस और चीन की दोस्ती है, तो कोई बचाने आपको नहीं आएगा। मैं अमेरिका को बताना चाहता हूं कि हम किसी से उम्मीद भी नहीं रखते, अपेक्षा भी नहीं रखते कि कोई लामबंद हो हमारे साथ। अगर एलएसी पर या एलओसी पर कुछ होता है तो भारतीय सेनाएं पूरी तरह से काबिल हैं कि हम उसका जवाब दे सकें। मैं एक सवाल पूछता हूं अमेरिका से, अगर कल साउथ चाइना सी में या ताइवान के खिलाफ चीन कुछ करता है तो कौन उनके साथ खड़ा होगा? कभी इसके बारे में भी उन्हें सोचना चाहिए। अगर यही चीज दुनिया में कहीं और होती है चीन के द्वारा, तो क्यों होती है? कभी सोच के देखें कि ये जो युद्ध यूक्रेन और रूस के बीच हो रहा है, इसका सूत्रधार कौन है? पूरी बाल्टिक्स में, पूरे ईस्ट यूरोप में आपने इसको नाटो में कर दिया, जिसकी वजह से रशिया को ये युद्ध करने के लिए बाध्य होना पड़ा। बार बार सवाल ये लोग पूछ रहे हैं कि नाटो ने भी क्या कर लिया, तो ये अमेरिका ने भी क्या कर लिया? आपके ज़ेलेंस्की को उकसाया, जो भी कि लड़ो लड़ो लड़ो, तो कौन सा नाटो उतर गई या नाटो ने क्या किया, अमेरिका ने क्या किया? लेकिन सर, मैं विवेक काटजू सर आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले जो अमेरिका ने कब कब धोखा दिया, देखिए अब नौबत अगर आ रही है, अगर बार बार ये डिप्टी एनएसए की तरफ से कहा जा रहा है कि अब यूक्रेन के साथ रूस के खिलाफ हो जाए, तो रूस और अमेरिका ये दो है ना भाई, तो आप रूस और अमेरिका में से किसको अगर चुनते हैं? तो हम अगर एक बार दिखा दें कि अंकल सैम ने कब कब धोखा दिए। देखिए 1971, आप लोग भी बताइएगा अगर गलत हो, 1971 के युद्ध में पाकिस्तान का साथ दिया, बिल्कुल दिया। 1998 में परमाणु परीक्षण पोखरण के समय सैंक्शंस किसने लगाए? 74 के भी 74 में भी सैंक्शन। 1999 करगिल युद्ध में भारत की मदद नहीं, 99, 71 और पाकिस्तान को सबसे ज्यादा आर्थिक मदद। पूरी मिलिटेंसी उसी दम पे चली है। जो पैसा पाकिस्तान और हथियारों की सप्लाई, जो पाकिस्तान में पैसा है, आपके दर्शकों को बता दें, 90 से लेके सीआईए के जरिए आज पाकिस्तान में क्यों ये हालात है, आज आईएसआई क्यों परेशान है? क्योंकि उसके फंड्स कम हो गए। जितना बजट अमेरिका से आया वो सारा का सारा अफगानिस्तान और 80% J&K में लगा। फिर हम क्यों उससे करें? और मैं एक छोटी सी बात ठीक करना चाहूंगा। देखिए, मैं सारे पैनल की इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि भाई जो हो रहा है, भारत जो कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। आई थिंक हम सब एक बात पे एग्री कर रहे हैं कि भारत की अभी जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है वो बिल्कुल ठीक है, पॉजिटिव है, ऐसे ही चलना चाहिए। मेरा सिर्फ मानना यह है कि इस दुनिया में इतने मुल्क हैं जो लड़ाई नहीं चाहते। यूरोप के अंदर कम से कम ऐसे मुल्क हैं, ईयू के अंदर, नाटो के अंदर कंट्रीज हैं जो इस लड़ाई से बिल्कुल नहीं चाहते, ब्रेक पर जाना है, जो इस तबाही में नहीं चाहते। बिल्कुल ठीक। विवेक काटजू, एक कमेंट आपका, उसके बाद मुझे ब्रेक पर जाना है। विवेक काटजू, फिर वही सवाल, रूस और अमेरिका कौन ज्यादा भरोसेमंद? अगर चुनना भी पड़ता है, वैसे तो है नहीं, लेकिन रूस और अमेरिका समझना चाहता हूं आपसे, विवेक काटजू। मेरा अपना राजनयिक अनुभव और पूरा जीवन उसमें बीता प्रोफेशनल, ये है कि कोई भी भरोसेमंद नहीं है। अपने आप पे भरोसा करना पड़ता है और ये देखना पड़ता है कि एक समीकरण जिस तरह के हैं, जो स्थिति है,
उसमें हमारे हित किस देश के करीब है, हम कौन के किसके साथ उस वक्त चल सकते हैं। जैसे कहा जाता है, ना कोई स्थायी है, ना कोई स्थायी दुश्मन है, ना कोई स्थायी दोस्त है, हित ही सर्वोपरि। ये मूल मंत्र है। इससे जब भी कोई विश्लेषण में हटता है तब फिर मुश्किल होती है। लोगों में दोस्ती होती है, देशों में दोस्ती नहीं होती। कहा जरूर जाता है कि हम पुराने दोस्त हैं, हमारी दोस्ती बड़ी अच्छी है, लेकिन ये सब बातें हैं। एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद ये दो तस्वीरें एक बार दिखाइए जो अभी दिखाई थी। वो तस्वीरें अगर हम आपको दिखाएं, 1998 उस वक्त भी कूटनीति की अग्नि परीक्षा का समय था, और आज जो है 2022 रूस यूक्रेन युद्ध जो हो रहा है इसमें भी अग्नि परीक्षा। याद करिए, तब भारत पर प्रतिबंध, तब भी पूरी दुनिया एक तरीके से भारत के खिलाफ लामबंद हो रही थी और अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए थे। तब रूस भी खिलाफ था परमाणु परीक्षण के, 1998। तब भी कूटनीति की अग्नि परीक्षा, और इस वक्त भी कूटनीति की अग्नि परीक्षा। अमेरिका दबाव बना रहा है कि हमारे साथ आ जाओ, यूक्रेन के साथ आ जाओ और रूस के खिलाफ हो जाओ। ये दो तस्वीरें। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, इसी बड़ी कवरेज पर लगातार बने हुए हैं। छोटा सा ब्रेक। डर, दहशत, तबाही, जंग, ग्राउंड जीरो से पल पल की खबर, दिन भर सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। हम क्या हैं? जी हाँ, महायुद्ध देश नहीं झुकने देंगे, इस वक्त आप देख रहे हैं। और देखिए, इस वक्त कूटनीति का किंग है इंडिया। चाहे रूस के विदेश मंत्री, चाहे चीन के विदेश मंत्री, चाहे ब्रिटेन के विदेश मंत्री, चाहे अमेरिका के डिप्टी एनएसए, हर कोई भारत आ रहा है। और अब रूस के विदेश मंत्री चाह रहे हैं कि भारत मध्यस्थता करे। टर्की में बातचीत हो सकती है तो क्या दिल्ली में भी हो सकती है? रूस और यूक्रेन के जो प्रतिनिधि हैं वो क्या दिल्ली में आकर बातचीत करेंगे? तो क्या भारत ही एक तरीके से महायुद्ध को रोक सकता है? ये बड़ा सवाल। लेकिन जनरल सिन्हा, ये जो तस्वीर है इस वक्त जो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये थोड़ा समझाएंगे 71 में क्या हुआ था? जो मैं दिखा रहा हूं कि अमेरिका ने जंगी जहाज भेज दिए थे, और ये जो सामने इस वक्त आपको नजर आ रहा है, और परमाणु पनडुब्बी जो थी वो रूस ने भेजी थी 71 के समय, पाकिस्तान ने। जी हाँ, तो ये जो आप दिखा रहे हैं इसमें एक जगह आपने दिखाया, आपने बे बंगाल में दिखाया, अरेबियन सी में क्या हुआ था 71 की लड़ाई में। ऐसा आया और मैनिक्शॉ को ये पता लगा कि सैम मैनिक्शॉ को कि ये जंगी बेड़े से 7वां ये है 7th फ्लीट ऑफ अमेरिका हेड कर रहा है टुवर्ड द इंडियन ओशन 71 के समय। और इसके अलावा एक बेड़ा और जो ब्रिटेन का था वो आपका अरेबियन सी की तरफ आ रहा है, और दोनों परमाणु से लैस हैं। तब रूस ने, तब देखिए रूस ने कैसे हुआ, और कोई बड़ी लेवल पे नहीं हुई। जो हमारे उस समय वेस्टर्न नेवल कमांडर थे, सैम मैनिक्शॉ ने उनको बोला, क्योंकि उनकी अपनी ये थी, और केवल उस लेवल पे, और ये किताबों पे है, ये हिस्ट्री आप देखें, वॉर डायरी के अंदर मेंशन हैं। तब उन्होंने अपने लेवल पे, कोई राजनीति नहीं, केवल उन्होंने फोन किया अपने काउंटर पार्ट को वहां, और उन्होंने सरप्राइजिंग, जब ये दोनों बेड़े खड़े थे, एक बे बंगाल में और एक, तो रशियंस के जो वॉरशिप थे, जो पनडुब्बियां थी और परमाणु से लैस, वो जब सरफेस आउट हुई 7th फ्लीट के पैर हिल गए। तो मैं इसको जनरल दयाल आप भी समझा दीजिए। मतलब ये लोग जो देख रहे हैं इस वक्त तस्वीरें, ये है कि 71 के समय, भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा था और रूस ने भारत का साथ दिया था। रूस ने परमाणु पनडुब्बी खड़ी कर दी थी अमेरिका के जंगी जहाज के सामने। ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं जनरल दयाल, देखिए बिल्कुल 1971 में रशिया और इंडिया ने, सोवियत यूनियन और इंडिया ने जो फ्रेंडशिप और पीस, फ्रेंडशिप और स्ट्रैटेजी की जो अपने बीच में जो संधि साइन की थी, उसके तहत रशिया ने भारत को पूरी मदद के लिए एक वचनबद्ध थे।
और उससे लेके उसी ट्रीटी को 2001 में प्रेसिडेंट पुतिन के इनिशिएटिव लेके बिल्कुल रिवाइव किया। आज भी हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। जब हमारा कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं था तब रशिया हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर था, और ये उसी के तहत मैं जनरल मार्शल जुकोव जो कि लॉन्गेस्ट सर्विंग डिफेंस मिनिस्टर रहे सोवियत यूनियन के, मैंने उनकी बुक जब पढ़ी थी उसमें इन्होंने जिक्र किया है कि वो उनको पहले से अंदाजा था, रशियन इंटेलिजेंस को होप थी कि ऐसा कुछ रशिया करे, ऐसा कुछ ये करेगा, तो ये अवेलेबल थी उनके पास और इमीडिएटली इंडिया के लिए उन्होंने की। तो रशिया जो है हमारा लॉन्ग टर्म वो है। और मैं एक बात और कह रहा था जो आप लोगों ने बीच में रोक ली। देखिए दुनिया में बहुत से मुल्क शांति चाहते हैं, लड़ाई नहीं चाहते। उनका नेता कौन है भाई? नाटो का तो यूएस है, उधर अमेरिका, वो कह रहे हैं चाइना और रशिया एक्सिस है। एक दुनिया में लोग शांति चाहते हैं, पीस चाहते हैं। जर्मनी शांति चाहता है, फ्रांस शांति चाहता है, यूरोपियन कंट्रीज शांति चाहते हैं, सब शांति। उनका नेता अगर कोई है, मैं समझता हूं जो उनको लेके दुनिया में दबाव डाल सकता है। सब लड़ाई की बात कर रहे हैं। नाटो बोलता है हथियार दे दो, नाटो बोलता है और हथियार देंगे और मदद करेंगे, वो तो लड़ा रहे हैं। तो उनको इस शांति की कहीं तो शुरुआत हो। दुनिया में हाहाकार मची हुई है, आज अनस्टेबल है वर्ल्ड, आज डिसऑर्डर है कहीं ना कहीं, आज जगह जगह लड़ाई की चिंगारियां उड़ रही हैं। अगर इसको आपने ऐसे दिया, आप एक मजबूत देश हैं, गांव में कहते हैं आप मजबूत हो, अपने घर में बैठे हो, कोई बात नहीं, बैठे रहो। आप मजबूत हो, लोग आपके पास आएंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे, आपके साथ बात करेंगे। आप कदम लीजिए साहब, दुनिया आपके साथ चलेगी, ये मेरा मानना है। मैं किसी पैशन में नहीं बोल रहा, मैं किसी। और देखिए क्या कर रहा है नाटो या क्या कर रहा है वेस्ट, हर रोज उनके टीवी चैनल देखिए, इमोशंस एक्सप्लॉइट कर रहा है ना। जब लड़ाई शुरू होती है तो इमोशनली वो ब्लैकमेल कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं पूरे के पूरे वेस्ट के माइंड्स को ब्रेन करके, ये पूरा का पूरा। और हम भी उससे कहीं ना कहीं प्रभावित होते जा रहे हैं। विवेक आर्जू, एक कमेंट आपका, उसके बाद मैं रिटायर्ड मेजर जनरल आप सिवाच भी हैं, के सिवाच, मैं आ रहा हूं जनरल सिवाच। लेकिन विवेक आर्जू, मतलब ये वही मेरा सवाल जो आपने मध्यस्थता को लेकर पहले भी बताया, तुर्की या टर्की में बात हो सकती है, तो क्या दिल्ली में भी हो सकती है दोनों देशों के प्रतिनिधियों की, जो रूस चाहता है कि भारत मध्यस्थता करे? सर, टर्की एक वेन्यू प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि हमारी वो, और टर्की नेटो का देश है, ये याद रखिए, नेटो का मेंबर है, रूस से अच्छे संबंध है उसके। टर्की ये कह रहा है कि हमारे देश में आके आप लोग बात करिए, लेकिन टर्की मध्यस्थता अलग चीज होती है। उसमें यह होता है कि आप सुझाव भी देते हैं, आप कि भाई दोनों की जो साइड्स के जो डिफरेंसेस हैं, जो मतभेद हैं, उनको कम करने की कोशिश करते हैं, और वो बहुत ही जोखिम से भरा होता है। मैं आपको बता रहा हूं, अनुभव से बता रहा हूं। अच्छा, एक और चीज ये जो बहुत मुझे महत्वपूर्ण लगती, हमारे पास इस वक्त क्यों आ रहे हैं सब देश के प्रतिनिधि? क्योंकि भारत का एक वजन, भारत की अर्थव्यवस्था है। वो पश्चिम के देश इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि हम जो उन्होंने सैंक्शन लगाए हैं उसमें भागीदार बने। रूस पर जो सैंक्शन है उस पर भागीदार बने, कि तेल उनसे मत खरीदिए, तेल कम खरीदिए, ज्यादा मत, हम जितना खरीदें लेकिन आप कम खरीदिए, रूपी रूबल ट्रेड मत करिए, डिफेंस हम आपको दे देंगे। वो ये मध्यस्थता की, तो लैवरोव ने कह दिया, लेकिन वो जानता है, लैवरोव भी जानता है कि नेटो इसको स्वीकार नहीं करेगा। मध्यस्थता में दोनों देशों को स्वीकार करना पड़ता है, दोनों साइडों को स्वीकार करना पड़ता है। रूस, अब इसकी बात हुई फ्रांस की और जर्मनी की। आप देखिए, फ्रांस और जर्मनी नेटो के मेंबर हैं, यूरोप के हैं। ये मामला दरअसल लड़ाई यूरोपियन ऑर्डर के बारे में है, यूरोपियन सामरिक व्यवस्था के बारे में। भारत उससे बहुत दूर है। हाँ, हमें शांति चाहिए, सब देशों को शांति चाहिए। कौन चाहता है कि जो उथल पुथल हो वो चलता जाए? तेल बाजार में आफत मची, आप देख सकते हैं, ट्रेड में आफत मची है। लेकिन पहले भी मेरी आपसे बात हुई, सप्लाई चेन सब डिस्टर्ब। अमेरिका और नाटो, अमेरिका तो जेलेंस्की को क्या किया है, मतलब वो पहले उकसाया, भड़काया, सारी चीजें आप ही शायद कह रहे थे इस चीज का जिक्र। हाँ बिल्कुल, कहने दीजिए मुझे। वो ये तो इसी तरह ये खेल चलता है। जेलेंस्की से वो कह रहे हैं तुम लड़ते जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। और जेलेंस्की के देश का भी राष्ट्रवाद
उभर आया है, वो भी एक किस्म से अपने राष्ट्रवाद का बंधी बना हुआ है। जब ये मामले होते हैं, जब गुत्थियां बिल्कुल एक किस्म से पड़ जाती हैं, तो उनको सुलझाना बहुत मुश्किल होता है। और क्या हम उसको जाके सुलझाएंगे? आग लपट रही है, क्या हम उसमें जाके वो आग दबाने की कोशिश करें? क्या हम में वो क्षमता है? हमें वास्तविकता के आधार पे चलना चाहिए। हाँ, जो लोग आ रहे हैं वो एक बड़े सीमित लक्ष्य से आ रहे हैं। वो सीमित लक्ष्य क्या है? वो ये है कि आप उनका साथ दें, मध्यस्थता के लिए नहीं, आप उनका साथ दें। वो जो लड़ाई कर रहे हैं रूस पर, आप उनका साथ दें, रूस को खंडन करें, रूस को कंडेम करें। हम कह रहे हैं कि हम इसमें बीच में नहीं पड़ेंगे। हाँ, एक चीज जरूर हमने करी है, जो मैंने पहले भी कहा था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। जी सर। हमने अब पहले जो रूस के सामरिक हितों की बात हम करते थे यूएन में, वो अब बंद कर दिया है जिस दिन से उन्होंने आक्रमण किया। 25 फरवरी के बाद की हमारी सब एक्सप्लेनेशन ऑफ वोट, ये जो भी हमारे बयान है सिक्योरिटी काउंसिल में, उसको उठा के आप देख लें। उसके पहले हम रूस के हित, हम कहते थे हर देश के सामरिक हित को मानना चाहिए, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। उसके बाद उस सामरिक हितों के लफ्जों का हमने अल्फाज इस्तेमाल ही नहीं किया। खाली हम कह रहे हैं कि हर देश की सॉवरेनिटी, उसकी जो सीमाएं हैं, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है हमारे स्टैंड। इन चीजों में जो चीजें दिख रही है वो तो ये है कि मतलब सबको भारत का साथ चाहिए। हर कोई चाहता है कि भारत उसके साथ आ जाए, और जो यूरोपियन यूनियन नहीं कर पा रहा, जो संयुक्त राष्ट्र नहीं कर पा रहा, जो बड़ी बड़ी महाशक्तियां नहीं कर पा रही, पूरी दुनिया को उम्मीद है शायद वो भारत कर दे, शायद। और अब ये छोड़िए, जो दुश्मन है वो भी भारत की विदेश नीति की तारीफ कर रहे हैं। इमरान खान, वो भी एक बार सुना देते हैं स्टेटमेंट कि इमरान खान भी कैसे भारत की विदेश नीति की तारीफ कर रहे थे। सुन लीजिए एक बार, उसके बाद जनरल सिवाच और के सिन्हा आपके पास आऊंगा। जनरल सिन्हा, जो उनका एलाय है क्वाड के अंदर, उनका एलाय है, उसकी पूरी मदद कर रहे हैं। वो ना तो सिर्फ हिंदुस्तान, वो रूस से न्यूट्रल है, वो उनसे तेल इंपोर्ट कर रहे हैं, जब उनके ऊपर कोशिश कर रहे हैं सैंक्शंस लगाने की कि रशिया को प्रेशराइज करें। और मैं आज बयान पढ़ रहा हूं बरतानिया की फॉरेन सेक्रेटरी का कि जी हम हिंदुस्तान को नहीं कह सकते, उनकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, इट्स एन इंडिपेंडेंट कंट्री, तो हम क्या हैं? सोचिए, इमरान खान पाकिस्तान भी भारत की विदेश नीति की तारीफ कर रहा है। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी एक स्टेटमेंट याद करिए, जब प्रधानमंत्री ने कहा था, इस वक्त हम कह रहे हैं कि विश्व कूटनीति का एक ही केंद्र नरेंद्र, पूरी दुनिया की निगाहें भारत की तरफ, और पूरी दुनिया को भारत का साथ चाहिए कि भारत हमारी तरफ आ जाए। प्रधानमंत्री ने भी एक बार कहा था कि अब भारत जो है, नया भारत, वो आंख से आंख मिलाकर बात करेगा, ना झुकाकर ना उठाकर। एक बार सुन लीजिए, उसके बाद जनरल से सिवाच में आपके पास आऊंगा। कि ना हम किसी से आंख झुका करके बात करेंगे, न ही हम आंख उठा करके बात करेंगे, हम आंख मिलाकर के बात करेंगे। कि न हम किसी से आंख झुका करके बात करेंगे, न ही हम आंख उठा करके बात करेंगे, हम आंख मिलाकर के बात करेंगे। और पूरी दुनिया इस वक्त भारत का साथ चाहती है, पूरी दुनिया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, समझिए। ब्रिटेन के विदेश मंत्री भारत में, चीन के विदेश मंत्री भारत में, रूस के विदेश मंत्री भारत में, अमेरिका की डिप्टी एनएसए भारत में। अमेरिका चाहता है हमारी साइड आ जाओ, रूस चाहता है मध्यस्थता कर ले, हमारी साइड आ जाओ। पूरी दुनिया, जो यूरोपियन यूनियन नहीं, जो संयुक्त राष्ट्र नहीं, जो बड़ी बड़ी आर्थिक महाशक्तियां नहीं, वो उम्मीद भारत से है। इसलिए वर्ल्ड वॉर ने वर्ल्ड ऑर्डर बदल दिया है। और अंकल सैम की दादागिरी जो है, मैं जनरल सिन्हा पहले आपसे, उसके बाद जनरल सिवाच। जनरल सिन्हा, मतलब अंकल सैम की दादागिरी के दिन पूरे हो गए ना अब। देखिए, अमेरिका की, चलिए, अमेरिका का जो दिन था वो ऐसा हम नहीं कहेंगे, मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि वो भी हमारे स्ट्रेटजिक पार्टनर हैं और रशिया भी स्ट्रेटजिक पार्टनर है। जहाँ चाइना है वो हमारा एडवर्सरी है। इस ट्रायंगल में यदि हम भारत को बीच में रखते हैं और दूसरे देश जो पेरिफेरी से आकर के हमें बता रहे हैं, तो मैं जो आपको बताना चाहता हूँ, मैं जिस पे हाथ खड़ा किया था कि यदि काडू साहब हमें इजाज़त दें, मेरी सोच अलग है। मेरा ये मानना है कि केवल आज के दिन में कोई मध्यस्थता कर सकता है तो भारत के अलावा और कोई इस पोजीशन में नहीं है पूरे विश्व के अंदर। अब मैं क्यों बोल रहा हूं, कोई रोफिया नहीं है। देखिए, जब
एक्चुअल इंटेंस फाइटिंग हुई थी। एक मिनट आप ही बोलिएगा, उनके जी। कहने का मतलब है मध्यस्थता का मतलब है रूस चाहता है कि आप हमारी साइड आ जाओ। नहीं नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कर रहा है कोई ऐसा। ये देखिए, ये गलत होगा, ये गलत। मैं भी बहुत ध्यान से सुना हूं। अच्छा, चलिए, और बोलिए, ध्यान से पढ़ के आया हूं। सर, बिल्कुल, और पूरा बिल्कुल, सर। विश्लेषण देखा जनरल है। सेना। हाँ, देखिए, वो कह रहा है आप मध्यस्थता करें, आप आए और हमारे के पीस की जो बातचीत चल रही है उसमें जाएं। यदि इजराइल कर सकता है, पर भारत क्यों नहीं कर सकता? देखिए, आज ये समझिए पूरे विश्व में रीअलाइनमेंट चल रही है। इसको छोड़ दीजिए, ये अब रीअलाइनमेंट, मल्टीपोलैरिटी में आज नेतृत्व लेने का समय है। और क्या जरूरत है? देखिए, क्यों मैं बोल रहा हूं, जब एक्चुअल इंटेंस फाइटिंग चल रही थी तो उस समय ऑपरेशन गंगा में ये भारत पूरे विश्व के अंदर में केवल अपने बोथ यूक्रेन से, रशिया से, उस जगहों से लोगों को निकाला। 20,000, एक दो नहीं, 20,000, ये मारियोपोल से, इसी खारकीव से, और निकाल के लाए। एक कैजुअलिटी हुई है। और अमेरिका छोड़ दिया, चाइना छोड़ दिया अपने लोगों को। मगर ये तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक एग्जाम्पल है। तो हमें इसमें कहीं भी पीछे हटना नहीं चाहिए। देखिए, स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटी आती है, ये स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटी रशिया ने लिया है। आप उसको कितने भी कटघरे में खड़े करें, मेरा आकलन ये कहता है कि आज जो स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटी का लिया है रीअलाइनमेंट करने के लिए पूरे विश्व में, केवल ये नहीं सामरिक दृष्टि से, ये देखिएगा आर्थिक दृष्टि से भी आपका जो हम कहते हैं स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी वहां आएगी। जब हम रुपया और रुबल की बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि 3 बिलियन बैरल हम उनसे खरीदेंगे एक्स्ट्रा, और हम केवल 7% से नहीं, हम आगे भी जा सकते हैं। और ये केवल अभी शुरू है। अनाज। जनरल सिवाच, मतलब भारत मध्यस्थता जो रूस के विदेश मंत्री कह रहे हैं, उस पर आपका क्या टेक है? विवेक काटजू को आपने सुना, जनरल सेना को आपने सुना? हाँ, थोड़ा अमन टाइम दो। बिल्कुल सर, बोलिए ना, देखो, प्लीज, ऐसा प्लीज। लगता है कि आप बहुत सेना। अच्छे सिंसियर एंकर हैं, बड़े मेच्योर, पर उसमें गड़बड़ क्या होती है, जब आप किसी को टाइम ही नहीं देते और किसी को ज्यादा टाइम देते हैं, उससे फिर ना बैलेंस डिस्कशन नहीं बनती है। तो कोई फायदा नहीं अगर आप समझते हैं कि ज्यादा है। जनरल सिवाच आप बोलिए। हाँ, देखो, मैं ये बताना चाहता हूं, मैं जो काजू साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूं। उसमें रीजन है, देखो, भारत जो मध्यस्थता के हरदम अगेंस्ट रहा है कश्मीर इशू के लिए। अगर आप देखो, कश्मीर इशू के लिए डोनाल्ड ट्रंप आए थे, उन्होंने बोला बार बार कि भाई भारत और पाकिस्तान अगर चाहते हैं तो हम मध्यस्थता करेंगे। भारत ने साफ सुथरे शब्दों में बताया ये बायलैटरल इशू है, हम भारत और पाकिस्तान इकट्ठे मिलकर करेंगे, तो हमें कोई मध्यस्थता नहीं चाहिए। अगर हम इस टाइप की मध्यस्थता, टाइम दें आप, मध्यस्थता करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी कश्मीर पॉलिसी पे थोड़ा इंपैक्ट होता है। सेकंड, क्या हम सच्चाई में मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं? देखो, जो देश आ रहे हैं यहां पर, इससे हमें गलत लेसन नहीं मिलना चाहिए कि भाई वो चाहते हैं कि भारत मध्यस्थता करे। सबके अपने इंटरेस्ट हैं। वो क्यों? क्योंकि हमने एक स्ट्रेटेजिक बैलेंस किया है। ना तो हम गए हैं रूस की तरफ, ना हम गए हैं अमेरिका और यूक्रेन की तरफ। तो सभी को लग रहा है कि वो हमारी तरफ आ जाए। मुझे लगता है इसलिए ज्यादा आ रहे हैं। इसको ये नहीं समझना चाहिए कि भारत मध्यस्थता कर सकता है, क्योंकि भारत वहां से बहुत दूर है और मध्यस्थता इतनी आसान नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो इन्वॉल्वमेंट है वो लड़ाई लड़ रहा है रूस और यूक्रेन। असली में लड़ाई है रूस और अमेरिका की। क्यों? अमेरिका जो है इसके अंदर बड़ा नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है। अमेरिका अपना हित देख रहा है कि वो गैस ऑयल जो है उसकी मार्केट ढूंढ रहा है यूरोप में, हथियार बेचने की मार्केट ढूंढ रहा है। आज उसको तो चांदी हो गई है, उसको तो $10 बिलियन का एक प्रकार हथियार बिकने का अंदेशा आ गया है। छोटे छोटे देश भी अब हथियार खरीदना चाहते हैं, उनको भी डर लग गया अगर यूक्रेन में हमला हो सकता है, कल को हमारे ऊपर भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि ये लड़ाई जो है ये है रूस और वर्सेस नाटो एंड अमेरिका। अब इसको हम यूक्रेन की तरफ से देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। यूक्रेन जो है बलि का बकरा है, उसको एक प्रकार से मुझे लगता है 70% उसकी डिस्ट्रक्शन होगी। बड़ी दुख की बात है जिस प्रकार से यूक्रेन के ऊपर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को बिल्कुल नष्ट कर दिया है। और मैं ये समझता हूं कि बस उसकी गलती यही है, जेलेंस्की ने विश्वास किया अमेरिका पर, जो बाइडेन से जेलेंस्की ने सोचा वो मदद करेंगे और उसने बेवकूफी कर दी। आज उसने अपना पूरा देश बर्बाद कर दिया। मगर मुझे लगता है रूस को भी काफी नुकसान हुआ है। रूस एक इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं है, मिलिटरली बहुत स्ट्रांग है, नंबर 2 है,
पर इकोनॉमी तो 12 नंबर है, उसकी पूरी इकोनॉमी 1.43 ठीक है, आप कह ट्रिलियन रहे हैं डॉलर कि- है। आप तो कह मैं रहे- ये कह रहा हूं अमन, आप कह रहे हैं कि इंटरफेयर करना, कश्मीर वाली जो पॉलिसी है, दो देशों के बायलैटरल इशू में पड़ना, बिल्कुल। वो भारत की कश्मीर पॉलिसी, स्टेटेड पॉलिसी के खिलाफ होगा। कर्नल बिल्कुल, राठौड़, मैं आपका ये पक्ष, समझता एक एक करके सबका स्टैंड पहुंचना बहुत जरूरी है। कर्नल राठौड़, आपका क्या पक्ष है मध्यस्थता को लेकर? कि जो कश्मीर पॉलिसी बायलैटरल हमारे दो देशों के मामले में कोई तीसरा नहीं पड़ सकता, वो क्लियर है कश्मीर पॉलिसी। अगर भारत उन दो देशों के पछड़े में अगर पड़ता है तो वो हमारी पॉलिसी के अगेंस्ट होगा क्या? आपका क्या टेक है सर मध्यस्थता को भारत लेकर? अगर मध्यस्थता करता भी है और उससे कुछ हासिल भी होता है तो क्या भारत का स्ट्रेचर बहुत बढ़ जाएगा? इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान सबसे ज्यादा जरूरी है अपने राष्ट्रीय हितों को संरक्षण करना, और भारत के समय अभी भारत के सामने कई राष्ट्रीय हित हैं। आप सभी को पता है कि हम धीरे धीरे अपने डिफेंस रिक्वायरमेंट को वेस्टर्न इक्विपमेंट की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, वो भी एक राष्ट्रीय हित है। आज हमारी डिपेंडेंसी रशियन इक्विपमेंट में बहुत ज़्यादा है, और अभी भी जो रूस में समस्या आ रही है प्रोडक्शन की, उसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारे हवाई जहाज़ों पर और हमारे टैंक फ्लीट पर पड़ रहा है, सबको ये बात पता है। तो अभी हमारे पास जो चीज़ है वो ये है कि हम कहाँ से प्रोक्योरमेंट करें, किसी को एंटागनाइज न करें, हमारा लॉन्ग टर्म हित क्या है। और इस चीज़ में अगर देखते हैं साउथ एशिया या फार ईस्ट में चीन की थ्रेट हमारे ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैसे आ रही है, उस चीज़ को भी हमने देखना है। और हमारी भी एक फॉरेन पॉलिसी में शिफ्ट दिखाई दे रहा है। वो फॉरेन पॉलिसी को शिफ्ट करना, अपनी डिपेंडेंसी को दूसरी बास्केट में डालना, ये अपने आप में बड़ा दुस्तर कार्य है। चौधराई जो है वो बाद में की जा सकती है, उसके लिए बहुत टाइम मिलेगा। आज भारत सिर्फ अपनी आर्थिक मजबूती की वजह से लोगों के बीच में उसकी पहुंच है, उसकी इज्जत है, और भारत अपने स्टैंड पे उसने कायम रहना। ठीक है, विवेक काटजू मैं आपके पास आऊं, उससे पहले जनरल सिन्हा कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद विवेक काटजू मैं आपके पास आऊंगा। जनरल सिन्हा, हाँ प्लीज प्लीज। देखिए, कश्मीर को लाना कश्मीर पॉलिसी के अगेंस्ट, हाँ देखिए पॉलिसी नहीं, एब्सोल्युटली गलत है। देखिए 1953 में साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के ऊपर में हम लोगों ने मध्यस्थता किया है, और बोथ एडवाइस हमें बुलाया था अमेरिका। विवेक काटजू सर आ रहा हूं, नहीं, आप कंप्लीट कर लीजिए उसके बाद। साउथ कोरिया के, क्योंकि वहां पर अमेरिकन्स थे, और इधर में रशिया और चाइना भी, और जो नॉर्थ कोरिया में, और हम गए, और वहां पर भी जो हमारे नेम के ही थे, जनरल सिन्हा जो थे वो वहां गए थे। उस समय मानिक शॉ का भी वहां पर बहुत बड़ा योगदान था। मिलिट्री गई थी, उसके बाद डिप्लोमेटिकली ऐसा हुआ, और देखिए क्या है, आज वो मानी जाती है, जो पैरेलल है ना 53 पैरेलल, आज भी मानी जाती है, उसको कोई नहीं करता। बात ये है, इसको आप कश्मीर से ना जोड़ें। एक शब्द कहना है यहाँ जी सर, विवेक काटजू सर आ रहा हूं, बस 30 सेकंड में, लेट हिम कंप्लीट, उसके बाद आप देखिए ये न्यूक्लियर की तरफ जा रहा है, और ये हाथ में हाथ बैठने के समय नहीं है, हितों को साध। देखिए आप विश्व के हित को भी तो साधेंगे ना। और देखिए मेरा मानना है, दोनों हम अमेरिका, वो भी हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर अमेरिका, उसको आप डंप ना करें, उसके बारे में नहीं खराब करें। और रशिया भी स्ट्रेटेजिक पार्टनर है हमारा। ओके, अब विवेक काटजू सर आप बोलिए, विवेक काटजू बोलिए सर, उसके बाद जनरल दयाल आ रहा हूं। 1971 के बाद हमने कहा कि किसी देश को हमारे पाकिस्तान और भारत के मामलों में हस्तक्षेप करने की इजाजत नहीं। ये शिमला एग्रीमेंट के बाद, शिमला समझौते के बाद की बात। उसके पहले 1953 की बात सिन्हा साहब ने कही, बिल्कुल ठीक है, लेकिन तब यूएन में ये कश्मीर का मामला गर्म था और हम लोग यूएन में जाते थे। ये अलग बात है कि हमारा यूएन में जाना बहुत गलत था, गलत नीति थी, लेकिन 1957 में आखिरी यूएन रेजोल्यूशन हुआ है इंडिया पाकिस्तान क्वेश्चन पर, जो कि कश्मीर से संबंधित है। 1972 के बाद, शिमला एग्रीमेंट के बाद हमारी नीति पूर्ण रूप से बदल गई, और अब उसको 50 साल होंगे इस साल। तो 50 साल की नीति यही रही है, हर सरकार ने उसका अनुसरण किया है कि भारत और पाकिस्तान के मामले जो हैं वो हम लोग आपस में सुलझाएंगे। और हमने फिर क्या कहा है, और देश क्या कह रहे हैं
कि अगर भारत और पाकिस्तान चाहें तो हम बीच में आके बीच बचाव करेंगे, हम इनके मध्यस्थता कर सकते हैं। तो वही मैं कह रहा हूं कि क्या रूस ने तो कहा, क्या अमेरिका नेटो ने कहा है आपसे, क्या यूक्रेन ने आपसे कहा है कि आप आके मध्यस्थता कीजिए? तो हम कैसे करें? ठीक है, कोई मान नहीं रहा, हम कहते हैं नहीं हम करेंगे भैया, हम आके करेंगे तुम लोगों की मध्यस्थता। ठीक ठीक। जनरल दयाल बोलिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि जब भी 2-3 बार प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने बात की हमारे प्राइम मिनिस्टर से, तो हर बार ये समाचार में आया, हम तो उस वार्तालाप से वाकिफ नहीं है, कि हाँ भाई वो कोशिश में है कि आप इसको पीस लाइएगा। रशिया ने आज तक कभी नहीं किसी मुल्क को बोला कि आप मध्यस्थता कीजिए। पहली बार रशिया ने बोला है आप मध्यस्थता कीजिए। दूसरी बात, जो टर्की है वो तो नाटो का अलायंस है। मध्यस्थता कौन करता है? मध्यस्थता करता है जो न्यूट्रल हो, मध्यस्थता करता है जिसमें कुछ काबिलियत हो, कुछ शक्ति हो, काबिलियत हो। भाई साहब, अगर इंडिया के पास काबिलियत ही नहीं है तो ये क्यों आ रहे हैं यहाँ कि मेरी तरफ हो जाओ, मेरी तरफ हो जाओ? क्यों भाग भाग के आ रहे हैं यहाँ? क्यों ब्रिटेन से आए, क्यों अमेरिका से आए, क्यों रशिया से आए, क्यों? क्योंकि भारत के पास आज वो चीज है, अगर हम रशिया का सपोर्ट करते हैं तो वो फाइनेंशियल क्राइसिस से निकलेगा, और अगर हम रशिया को कंडम करते हैं और अमेरिका के पाले में खड़े हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनका पाला भारी पड़ेगा। मैं अब भी मानता हूं कि जो बाकी कंट्रीज हैं वो एक बाइंडेड कंट्रीज हैं। अब मजबूरी है आज जर्मनी की, फ्रांस की मजबूरी है, क्योंकि वो नाटो की सिक्योरिटी पे इतने डिपेंडेंट रहे। जर्मनी ने तो कभी पैसा ही नहीं खर्चा। बाकी कंट्रीज ने साइड ले लिया ना? नहीं साहब, पूरी दुनिया में फाइनेंशियल हाहाकार मच रही है। पूरी दुनिया में फाइनेंशियल हाहाकार मच रही है, प्राइसेस बढ़े जा रहे हैं। कल हमारे नागरिकों पे भी असर पड़ेगा, और अफ्रीकन कंट्री जो इतनी पुअर है वहां कितना असर पड़ेगा? दुनिया में इसका असर पड़ रहा है, यूरोप में असर पड़ रहा है। अगर कोई पीस की इनिशिएटिव लेता है, सब डरते हैं भाई हम किस एक आज के दिन भारत जब तक नहीं चाहे कोई आपके बीच में मध्यस्थता के लिए आ ही नहीं सकता। आप बगैर बात के फियर ऑफ फेल्योर से क्यों अपने देश की नीति आगे बढ़ा रहे हो? 21st सेंचुरी में आगे हो साहब, आगे बढ़ना सीखिए। देखो, मैं ये तो न्यूट्रल आप जब भी थे, आप नॉन अलाइन थे नेहरू जी के टाइम। न्यूट्रल रह के भी मध्यस्थता की। गरीब मुल्क था भाई। देखो कि बात ऐसी है कि आपके पास ये आ रहे हैं, इसको ये गलत मत समझें कि वो आपको बोल रहे हैं कि आप मध्यस्थता करें। उनका अपना इंटरेस्ट है। आज तक आपने स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी का मुजाहरा किया है, ना आप अमेरिका की तरफ हैं, ना आप रूस की तरफ हैं, ना आप यूक्रेन। आप चाहते हैं युद्ध बंद हो, मगर जिस दिन आपको एक तरफ भी शिफ्ट हो गए, सब आना बंद कर देंगे। तो सच्चाई ये है, मुझे लगता है भारत को मध्यस्थता के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। भारत की कश्मीर पॉलिसी पे इम्पैक्ट हो सकता है, और भारत को अपना हित देखना चाहिए। तो मैं ये कहता हूं, भारत का हित है कि रिलेशन मेंटेन रखो, रूस के साथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेरिका के साथ भी रखो, और हमारे लिए यूक्रेन भी है, क्योंकि हम चाहते हैं किसी तरीके से लड़ाई। अच्छा, भारत के अलावा पूरी दुनिया में ऐसा कौन सा मुल्क है जिससे मध्यस्थता की उम्मीद है? आप सेंट्रल लाइन पे खड़े रहिए, आप आगे बढ़िए ना। कोशिश कर रहे हैं, इसी सेंट्रल लाइन पे भी तो आगे बढ़ सकते हो। एक देश ये मांग रहा है, एक देश ये मांग रहा है, कोई बात नहीं। तो आप तो नहीं मांग रहे ना, आप किसी का पक्ष नहीं ले रहे। आप सेंट्रल मध्यस्थता में बढ़ेंगे, आप फेल हो जाएंगे। क्यों? कोई बात नहीं, क्या हो गया, क्या फेल हो जाएगा? आप लड़ाई नहीं लड़ रहे, हथियार नहीं दे रहे। आप लड़ाई नहीं लड़ रहे, हथियार नहीं दे रहे। गलत है ये सब। फियर ऑफ फेल्योर से, फॉरेन पॉलिसी को फियर ऑफ फेल्योर से मत ड्राइव कीजिए साहब। भारत आज डिफरेंट भारत है। सेंट्रल लाइन पे खड़े हो साहब, खुश हैं, सब आ रहे हैं, खुश हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सबका। देश नहीं झुकने देंगे देख रहे थे आप। छोटा सा ब्रेक।